ट्रंप का मिडल ईस्ट प्लान, उसे डील ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया और ये अनाउंस हुआ 28 जनवरी 2020 में। ट्रंप के दामाद हैं जेरेड कुशनर, वो काफ़ी दिन इसके ऊपर कन्विंस करते रहे मुख्तलिफ लीडर्स को यूएई में भी, और इसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन भी आया। प्लान क्या है? सिंपली समरी में आपको बताता हूँ उसकी एक जुमले में कि $50 बिलियन ले लो और फ़लस्तीन दे दो इज़राइल को। $50 बिलियन जो कि 10 साल में आपके खर्च होंगे और इसमें फ़लस्तीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा। उसके लिए गज़ा की पट्टी एक उनका हिस्सा है और वेस्ट बैंक जो सबसे बड़ा हिस्सा है। इन दोनों के दरमियान में एक टनल, अंडरग्राउंड टनल बनाई जाएगी जिससे इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। गज़ा की पट्टी के साथ यानी कि मेडिटरेनियन सी में एक डीप सी पोर्ट उनके लिए बनाई जाएगी और वहीं पर ही उनके लिए एयरपोर्ट एक तामीर किया जाएगा। ये 10 साल में होगा, यानी कि $50 बिलियन लें और फ़लस्तीन का मसला हल करें इज़राइल की टर्म के ऊपर। अब इसके हम कुछ जुज़ियात देखते हैं। जुज़ियात अगर आप देखें तो लंबे चौड़े हैं, मगर वेस्ट बैंक में ऑलमोस्ट सारे का सारा वेस्ट बैंक, कुछ हिस्सों को छोड़कर वो सारा इज़राइल अनेक्स कर लेगा। और इसमें से क्योंकि वेस्ट बैंक में इज़राइल ने बहुत सारी अपनी सेटलमेंट्स बनाई हैं जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं। सपोज़ ये सेटलमेंट्स क्या हैं? ये ज्यूइश सेटलमेंट्स हैं। पूरी दुनिया में जो ज्यूस हैं उनको बुलाया गया और यहाँ पे एक तरह की कॉलोनीज़, बड़ी स्प्रॉलिंग कैंपसेस जो कॉलोनीज़ के वो बनाए गए, जैसे कि बैरियर टाउन्स, बहुत सारे बैरियर टाउन्स यहाँ पे क्रिएट किए ज्यूस ने वेस्ट बैंक में। और ये जो सेटलमेंट्स थी ज़्यादा स्पीड अप हुई आफ्टर 1967 वॉर। 1967 वॉर में जब वेस्ट बैंक के ऊपर कब्ज़ा किया और गज़ा की पट्टी के ऊपर कब्ज़ा किया तो यहाँ पे सेटलमेंट्स अच्छी खासी बनाई। अब ये सेटलमेंट्स और उसके साथ गज़ा की पट्टी के अंदर भी सेटलमेंट्स मौजूद थी, लेकिन यहाँ से उन्होंने ख़त्म कर दिया, अपनी सेटलमेंट्स को ख़त्म कर दिया था ऑस्लो अकॉर्ड के बाद, मगर अपनी सेटलमेंट्स यहाँ से ख़त्म ना किया उन्होंने वेस्ट बैंक से, बल्कि उन्होंने ईस्ट जेरूसलम में भी बहुत सारी सेटलमेंट्स बना ली। ईस्ट जेरूसलम जहाँ पे जिसको अल-कुद्स अल-शरीफ भी बोलते हैं, जो कि मुसलमानों के लिए एक बड़ा सीक्रेट मुकाम है। तो इन सारी सेटलमेंट्स को अनेक्स कर लेगा, लीगली अपने अंदर शामिल कर लेगा इज़राइल इस प्लान के तहत, और इनको लीगलाइज किया जाएगा। जैसे कि ट्रंप ने कहा कि ये सेटलमेंट्स जो हैं लीगली अब इनकॉर्पोरेट हो जाएगी इनटू इज़राइल। तो अगर हम देखें कि अगर ये सेटलमेंट्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं तो बहुत सारी सेटलमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे का सारा ही वेस्ट बैंक चला जाता है। जो पैलेस्टीनियन पीपल हैं उनके पास जितनी लैंड आएगी वो 15% आएगी, सिर्फ 15% बचेगी लैंड पैलेस्टीनियंस के पास, और पैलेस्टीनियंस भी चुप करके विदाउट स्टेट वहीं पर रहेंगे। ये प्लान है। और उसके साथ जो ईस्ट जेरूसलम है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट का एक कोर पार्ट है, वो ट्रंप ने अनइक्विवोकली एक्सक्लूसिवली इज़राइल को एज ए कैपिटल दे दिया कि वो इज़राइल का अनडिवाइडेड कैपिटल होगा, उसको डिवीजन नहीं की जाएगी। तो ये भी उसमें शामिल है। फिर उसके बाद आप देखें कि जॉर्डन रिवर है, ये जो गोलान की हाइट्स हैं, गोलान की हाइट्स से नीचे जॉर्डन रिवर आ रहा है और आके डेड सी में गिर रहा है। ये जॉर्डन रिवर के साथ साथ वाली जो इलाका है उसको कहते हैं जॉर्डन वैली, जो कि जॉर्डन ने ये हिस्सा पैलेस्टीनियंस को दिया था कि वो अपनी यहाँ पे स्टेट बना लें। उसका भी कब्ज़ा हो जाएगा किसके पास? इज़राइल के पास। तो जॉर्डन भी इस मामले में कंसर्न रखता है कि ये जॉर्डन वैली अगर इज़राइल के पास चली गई तो इज़राइल यहाँ पे नहीं ठहरेगा, इज़राइल आहिस्ता आहिस्ता आगे भी आएगा अपने ग्रेटर इज़राइल के ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये आपका जो समरी आपकी है, जो इस प्लान की है कि एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक, फिर लीगलाइजेशन ऑफ इलीगल सेटलमेंट्स, दूसरे नंबर पर जेरूसलम जो है इज़राइल का कैपिटल होगा, और तीसरे नंबर के ऊपर जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ हैं जो 3 वॉर्स की वजह से मुख्तलिफ
कंट्रीज़ में, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे माइग्रेट करके चले गए थे। उनके बहुत बड़े बड़े रेफ्यूजी कैंप्स हैं, ऑलमोस्ट 6 मिलियन से ज़्यादा हैं, 60 लाख से ज़्यादा हैं, जिनको यूएनओ ये राइट दे चुकी है कि उनका राइट है कि वो वापस जाके अपनी एंसेस्टर्स की लैंड में रहें। इस प्लान में, जिसको डील ऑफ द सेंचुरी भी बोला जाता है, उनके इस राइट को तस्लीम नहीं किया गया कि वो यहाँ पे आके नहीं रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा प्लान है कि हमसे $50 बिलियन लें और 10 साल में हम पूरा करेंगे, और उसके बाद आप इज़राइल का जो मिडल ईस्ट का जो तस्फिया है उसको इज़राइल की टर्म्स के ऊपर पूरा कर लें। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, नंबर 1 एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक, और उसके साथ इलीगल सेटलमेंट्स को लीगलाइज करना, नंबर 2 जेरूसलम को अनडिवाइडेड इज़राइल का कैपिटल मानना, नंबर 3 रिटर्न, राइट ऑफ रिटर्न जो रेफ्यूजीज़ का है उसको ना मानना। ये तीनों चीज़ें इस प्लान में मौजूद हैं और ये तीनों ही यूएन रेजोल्यूशंस के ख़िलाफ़ जाती हैं। 1948 में जो पहली वॉर हुई थी, अरब इज़राइल फर्स्ट वॉर हुई थी, तो उसके बाद बहुत सारे जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ थे वो चले गए थे दूसरे मुल्कों में रहने के लिए। यूएनओ की रेजोल्यूशन के मुताबिक उनको हक़ दिया जाएगा, यूएनओ जनरल असम्बली ने उनको हक़ दिया था कि वो वापस आके रह सकते हैं अगर वो रहना चाहते हैं अपने नेबर्स के साथ पीसफुली, यानी कि ज्यूज़ के साथ अगर वो रहना चाहते हैं तो वो आके रह सकते हैं। और वैसे भी इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक जो रेफ्यूजीज़ अपने इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में गए हैं वो किसी वक्त भी अपने लैंड में आ सकते हैं और पीसफुली वहाँ पे रह सकती हैं। तो ये यूएनओ की क्रेडिबिलिटी के ख़िलाफ़ है। दूसरे नंबर के ऊपर ये जो ऑक्यूपाइड लैंड है, वेस्ट बैंक की ऑक्यूपाइड लैंड, और ख़ास तौर ये गज़ा की स्ट्रिप, और ख़ास तौर पर वेस्ट बैंक की ऑक्यूपाइड लैंड, 1967 की जो 6 डे वॉर है उसमें इज़राइल ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया था। ये मैं आपको डिटेल से पहले 6 लेक्चर्स में बता चुका हूँ। 1967 में ही यूएनओ ने इज़राइल की उस ऑक्यूपेशन को इलीगल करार दिया था और कहा था कि यहाँ से इज़राइल जितनी भी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है वहाँ से निकल जाए। और ऑक्यूपाइड टेरिटरीज कितनी थी? सीरिया की गोलान की हाइट्स थी, वेस्ट बैंक था, गज़ा की पट्टी थी जिसको गज़ा स्ट्रिप बोलते हैं, और उसके साथ सिनाई डेजर्ट था, यानी कि इजिप्ट का ये वाला इलाका। लेकिन सिर्फ इजिप्ट के साथ जब इज़राइल के निगोसिएशंस हुए, कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ 1978 में, तो इज़राइल ने सिर्फ ये जो सिनाई पेनिनसुला था या सिनाई डेजर्ट जो था इसको छोड़ा था और बाकी किसी भी इलाके को नहीं छोड़ा था। मगर यूएनओ के मुताबिक ये इलीगल ऑक्यूपेशन है, वहाँ से निकल जाना चाहिए इज़राइल को। हाँ, ईस्ट जेरूसलम के ऊपर भी उसी वक्त कब्ज़ा किया था। ये भी जो ट्रंप का ये प्लान है जिसको वो डील ऑफ द सेंचुरी बोलते हैं, ये भी यूएनओ की रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ है। तीसरे नंबर के ऊपर के जो जेरूसलम एज इज़राइली कैपिटल, ये भी उसके खिलाफ है। आई थिंक 1980 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 14/1 14 वोट से ये रेजोल्यूशन पास की थी कि जेरूसलम जो है वो इज़राइल का हिस्सा नहीं है। जेरूसलम के बारे में ये कहा जाता है, और यूएनओ पहले दिन से 1947 में भी जब यूएनओ ने रेजोल्यूशन पास की थी और कहा था कि जेरूसलम जो है वो किसी का भी हिस्सा नहीं होगा। इंटरनेशनल जो ट्रस्ट है वो इसकी मैनेजमेंट संभालेगा और इसके ऊपर निगोसिएशंस होंगी किस तरीके से ज्यूइश स्टेट और पैलेस्टीनियन स्टेट दोनों को शेयर करेंगी, या इसका फैसला बाद में होगा। लेकिन इस प्लान में वाज़ेह तौर पर ईस्ट जेरूसलम इज़राइल को दे दिया गया। फिर उसके बाद पैलेस्टीनियन स्टेट की कोई बात नहीं की गई। जो ट्रंप का प्लान है उसमें सिंपली ये कहा गया है पैलेस्टीनियन स्टेट और इजरायली स्टेट एंड पैलेस्टीनियन पीपल। इसका मतलब है इजरायली स्टेट में पैलेस्टीनियन पीपल रहेंगे, और अगर कभी कोई पैलेस्टीनियन स्टेट बनती है तो वो अपनी मिलिट्री नहीं रख सकेगी, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं रख सकेगी। ये कोई स्टेट नहीं होती जिसकी सॉवरेनिटी ना हो अकॉर्डिंग टू वेस्टफालिया ट्रीटी। अब हम देखते हैं कि जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो 1947 में यूएनओ ने पैलेस्टाइन को दिया था। यूएनओ ने कहा था 1947 में कि पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। ज्यूइश पीपल और पैलेस्टीनियन के दरमियान में 2 स्टेट्स बनेगी, जिसमें ज्यूइश पीपल के पास 55% होगा और पैलेस्टीनियंस के पास 45% होगा।
पैलेस्टीनियंस के पास 45% लैंड होगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 45% से अब इस ट्रंप के प्लान के बाद 15% आ जाएगी। हालांकि पहले भी 45% नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ज्यूस ने हथिया ली है अपनी सेटलमेंट्स को कायम करके, और ये लीगल सेटलमेंट्स है किसी के इलाके में आप दूर दूर से अपने डायस्पोरा को बुला बुला के यहाँ पे बसाते हैं, तो ये बिल्कुल ही एक नाजायज़ हरकत है। मगर इसको कम किया गया, अभी ऑलमोस्ट 45% जितनी उसके पास उनको एलोकेट की थी यूएनओ ने लैंड, 40% कम हो चुकी है उससे, मगर इस प्लान के बाद 15% रह जाएगी। अब हम बात करते हैं $50 बिलियन की। मज़े की बात है कि कहा जा रहा है कि सीक्रेटली बिहाइंड द कर्टन गल्फ कंट्रीज लेड बाय सऊदी अरेबिया दे अप्रूव दिस प्लान एंड दे आर प्रेशराइजिंग डिफरेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप्स टू एक्सेप्ट द डिमांड्स बिकॉज दे नाउ हैव फाउंड द कॉमन इंटरेस्ट्स विद इजराइल अगेंस्ट ईरान। तो सबसे बड़ा लगता है इस वक्त इशू जो मुसलमान कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ है, वो है एक दूसरे को नीचे दिखाना, और वो पैलेस्टाइन का कॉज भूल चुके हुए हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया और ईरान सबसे बड़े दोनों दुश्मन थे इजराइल के, मगर वो दोनों इस मकसद को भूल के आपस में लड़ रहे हैं, और शिया सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त पूरे गल्फ़ में और पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद है, उससे इसराइल को एक खुल खेलने की कि वो जो मर्ज़ी करे पैलेस्टाइन के साथ। अरब्स जो हैं वो किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, क्योंकि अरब्स अपने मसाइल में पड़े हुए हैं। हिजबुल्ला एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस फोर्स थी जो कि लेबनान के साउथ में मौजूद थी, लेकिन हिजबुल्ला अपने लड़ाइयों में घुसी हुई है। हिजबुल्ला सीरिया में घुस के तो सुन्नीस के ख़िलाफ़ लड़ रही है। सीरिया की जो हुकूमत थी वो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी अगेंस्ट इजराइल, लेकिन सीरिया की हुकूमत को अपनी जो क्रेडिबिलिटी उनकी वीक हुई है, और वो लड़ रही है उनके साथ, सुन्नियों के साथ मिलके। सऊदी अरेबिया और ऐसी जो गल्फ़ की कंट्रीज़ वो सपोर्टर्स हैं इनके फ़लस्तीनियंस के, और वो भी शियास को नीचा दिखाने के लिए मसरूफ़ हैं। इजराइल को किसी किस्म का कोई अब फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दिस वॉज मिडल ईस्ट प्लान। इसमें यूएनओ कहाँ रह गया? यूएनओ जो है वो अब अमेरिका की